पारिक की शादी को लगभग 15 साल बीत जाते हैं। उनकी 2 बेटियां होती हैं, बेटे नहीं होते हैं। लेकिन पत्नी चाहती थी कि एक बेटा हो जाए, जिससे कि हमारा परिवार पूरा हो जाए। इस विषय पर अपने पति से बात करती थी कि आप एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए, चाहे जो कुछ भी उपाय करना हो कर लीजिए, लेकिन मुझे एक बेटा दे दीजिए। इस पर दोनों में इस बात को लेकर बातें होती थी। लेकिन जो उसका पति था, वो अपनी पत्नी को बातों को सुनता नहीं था, वो अपने कारोबार में लगा रहता था। पत्नी बहुत ही परेशान रहती थी। एक दिन वो अपने मुंहबोले भाई के यहाँ जाती है और कहती है कि हमारा बेटा नहीं है, और आप अगर एक बेटा दे दो तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ उसके साथ वो प्यार करने लगती है। प्यार करने के बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, यानी कि संबंध बनाने लगती है। और संबंध बनाने के कुछ दिन बीत जाता है तो सोचती है क्यों ना सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाए। वो उसी के साथ रील बनाती है और रील बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। उसी में से एक रील इतना वायरल हो जाती है कि वो रील उसके पति के यहाँ पहुँच जाती है। जब उसका पति इस रील्स को देखता है तो परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि इस आदमी के साथ तुम्हारा कुछ अच्छा रिश्ता नहीं है, इससे तुम दूर ही रहो तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, इसी दिन से रोका टोकी का सिलसिला चालू हो जाता है और इसी रोका टोकी के चक्कर में एक कत्ल हो जाता है। और एक नहीं, जो एक कत्ल करने आया था उसकी भी गलती से मौत हो जाती है, उसका भी कत्ल हो जाता है। और बाकी 3 लोग की ज़िंदगी सलाखों के पीछे चली जाती है। 3 लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं। और जो दो लोग रहते हैं, उनका ये सवाल खड़ा होता है कि उनकी परवरिश कौन करेगा, आगे चलकर इनका ध्यान कौन रखेगा। ये एक सवाल बन जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो में। ये घटना बहुत ही दिलचस्प घटना है। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति फर्स्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में रोजाना आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसी नई नई घटनाएं ला सकूँ। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुरादाबाद, और मुरादाबाद का एक थाना लगता है कटघर। दरअसल कटघर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है, गाड़ी खाना मोहल्ला। मैं बात कर रही हूँ 13-14 जुलाई रात के 2 बजे के लगभग, यानी कि 13-14 जुलाई 2024 की रात के 2 बजे के लगभग आसपास का ये वाक़या होगा। घर में 4 लोग मौजूद रहते हैं, पति पत्नी और 2 बेटी। एक बड़ी बेटी रहती है जिसका नाम तानिया रहता है और जिसकी उम्र 14 साल रहती है, और एक छोटी बेटी रहती है जिसका नाम नाबिया रहता है, जिसकी उम्र 8 साल रहती है। अचानक से जो औरत रहती है, महिला, वो और उसकी जो बड़ी बेटी रहती है, दोनों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। बहुत ज़ोर से वो लोग चिल्लाती हैं, रोती हैं, और इतना ज़ोर से चिल्लाते हैं कि जब तक कोई आस-पास के लोग उसके पास ना आ जाए। और इसके बाद जो आसपास के लोग इसकी आवाज़ को सुनते हैं तो वहाँ उसके घर में जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, और आसपास के नहीं, बहुत दूर दूर से लोग उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। भारी संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। सब लोग उन लोग को शांत कराते हैं, चुप कराते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि आखिर क्या माजरा है कि तुम लोग इतनी ज़ोर से रो रही हो, चिल्ला रही हो। फिर जो महिला रहती है एक कमरे की तरफ इशारा करती है। जब वहाँ पर जाके लोग देखते हैं तो वहाँ की घटना को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरअसल देखते हैं जो घर का मुखिया है, जो कारोबारी है, उसकी लाश पड़ी है। उस आदमी का नाम रहता है अनिल चौधरी, जिसकी उम्र 40 साल रहती है। देखते हैं कि वहाँ पर लाश पड़ी हुई है, वो मर चुका है। इस घटनाक्रम को देखकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। जो महिला थी वो रो रही थी, बेहोश हो जा रही थी, कि वो लोग उससे पूछते नहीं है कि आखिर क्या माजरा है। बड़ी बेटी भी, उनका भी रो रो के बुरा हाल था, लेकिन जो छोटी बेटी थी वो सोई हुई थी। लोग उसको जगाते हैं, उसको सतावना देते हैं, उसको अपनी गोदी में लेते हैं, उसका ढाढ़स बंधाते हैं। फिर कोई ग्रामीण एक पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब पुलिस इस घटनाक्रम के बारे में जानती है तो वो अपनी भारी टीम के साथ, पुलिस दल के साथ उस घटनाक्रम पर पहुँचती है। जो मुरादाबाद के DIG साहब होते हैं, जिनका नाम रहता है मुनिराज, और साथ में ही जो SSP सतपाल अंतिल, वो वहाँ घटनाक्रम पर पहुँचते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। अनिल चौधरी की लाश जो खून से लथपथ वहाँ पर पड़ी थी, उन पर चाकू से हत्या कर दी गई थी। उस लाश को अपनी हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस कत्ल के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। गांव वाले से पूछा जाता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं रहता कि आखिर इनकी हत्या के पीछे किसका हाथ है। फिर जो घर की जो मुखिया थी, जो औरत थी, जो समझदार थी, उससे अगर पुलिस पूछती तो बताने की हालत में नहीं थी, क्योंकि वो बार बार रो रही थी, बेहोश हो जा रही थी। फिर बड़ी बेटी जो रहती है, उससे पुलिस मानवीय से पूछताछ करते हैं कि अगर तुमने इसके बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी अगर जानती हो, चाहे कुछ भी देखिए कि तुम्हारे पापा की हत्या किसने की, तो थोड़ा कुछ भी बता दो, आगे के काम हम लोग कर लेंगे। जो बड़ी बेटी रहती है मानवी बताती है कि घर में 2 लोग आए थे, जिनका नाम रहता है मोहित और अमृत गुप्ता। रात को आए थे और मेरे पापा पर चाकू
चाकू से ताड़तोड़ वार करने लगे। मैं बचाने की कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाए। उन पर जब तक वार कर रहे थे जब तक उसकी जान ना निकल गई। जब ये बात बताती है पुलिस वाले को तो पुलिस वाले हैरान परेशान हो जाते हैं और जो मोहित और अमोद गुप्ता थे दोनों की तलाश करने लगते हैं। दोस्तों, कटघर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला होता है महबुल्ला, और महबुल्लागंज का निवासी होता है अमोद गुप्ता। और उसका एक जो साथी आया था उसी के घर के किराए पर रहता था, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला संभल के एक जगह लगती है बहजोई, वहाँ का मूल निवासी होता है। और जब दोनों की तलाश करने लगती है तो जब तलाश में पता चलता है कि जो अमोद गुप्ता था वो उसकी मौत हो चुकी है। दरअसल वो कैंसर से पीड़ित था और बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था, वो शराब का आदी हो चुका था और उसके ऑलरेडी शादीशुदा था, उनके 3 बच्चे भी थे। जब पुलिस उस अस्पताल में जाती है तो देखती है कि सच में अमोद गुप्ता की मौत हो चुकी है। अब एक ही शख्स बचता है जो कि रहता है मोहित की छानबीन करने लगती है, उसका पता लगाने लगती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता है। लेकिन 72 घंटे के बाद पुलिस मोहित को भी ढूंढ लेती है और ढूंढ लेती है। जब उसको अपनी हिरासत में लेती है तो वो एक शख्स का नाम लेता है जिसका नाम रहता है कन्हैया। कन्हैया दरअसल नाधोस बहजोई का एक इलाका है और जिला संभल का वहाँ का रहने वाला होता है। दरअसल वो संभल के इस इलाके के कटघर में एक बहमुल्ला एक जगह लगती है, वहाँ पर वो बालाजी का दरबार लगाया करता था और ये बालाजी का दरबार हर शनिवार को लगाता था। अब आज दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 10 महीने पहले की। जो ये महिला होती है जिसकी 2 बेटी होती है, उसका बेटा नहीं होता है, अपने पति से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे एक बेटा ला कर दीजिए। उस महिला का नाम रहता है तनु चौधरी। अपने पति से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि एक बेटा ला कर दीजिए। जो उसका पति उसकी बात को सुनता नहीं था, अपने कारोबार में लगा रहता था। फिर एक दिन वो उदास बैठी रहती है तो पड़ोस की एक महिला आती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्यों उदास हो। तो बताती है कि मुझे एक बेटा चाहिए लेकिन मेरे पति इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। फिर वो बताती है कि एक आदमी है जो कि बालाजी का दरबार लगाता है, वहाँ पर जाओगी तो तुम्हारी मन्नतें पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जो तनु चौधरी जब इस बात को सुनती है तो वहाँ पर जाने लगती है। शनिवार को जाती है तो जो कन्हैया रहता है उससे उसकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद उससे प्यार हो जाता है और जब प्यार हो जाता है तो हर शनिवार को वहाँ पर जाती थी। जब जाती थी तो जो शनिवार का दिन था बालाजी के दरबार में सब लोग चले जाते थे तो कन्हैया के साथ अपन समय बिताती थी, उसके साथ संबंध भी बनाती थी। और जब वो लोग उसके घर आते थे तो अपनी दोनों बेटियां से उन लोगों को मामा कहलवाती थी और पड़ोस के लोगों से बताती थी कि ये मेरा मुहबेला भाई है और अपने पति को जीजाजी कहलवाती थी। ऐसा रिश्ता वो चला रही थी और जब जब समय मिलता उसके साथ संबंध भी बनाती थी और ये लालच में संबंध बनाती थी कि एक दिन ये मुझे बेटा ला कर देगा। और वो पूरी कोशिश कर रहा था कन्हैया उसको बेटा देने की और जगह जगह पर घूमने भी जाया करती थी। जहाँ तीर्थ स्थल था अपनी दोनों बेटियों को लेकर जाती थी तो 2 रूम बुक कराती थी, एक में दोनों बेटियां रहती थी और एक में वो कन्हैया के साथ समय बिताती थी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाता है तो एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाए। वो कन्हैया के साथ रील्स बनाती है और रील्स बनाने के बाद वो रील्स को अपलोड कर देती है सोशल मीडिया पर और उसी में से एक रील्स वायरल हो जाती है और रील्स इतना ज़्यादा वायरल हो जाती है कि उसके पति के पास पहुंच जाती है। जब उसका पति अनिल चौधरी जब ये इस रील्स को देखता है तो परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे इस आदमी के साथ, कन्हैया के साथ तुम्हारा संबंध ठीक नहीं है, तुम इससे दूर ही रहो तो ठीक है। लेकिन जो पत्नी रहती है उस बात को मानती नहीं है, वो उसका विरोध करने लगता है। और जो उसकी जो तनु चौधरी रहती है अपने पति की इस बात को उसकी थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता था। वो नहीं चाहती थी कि ये विरोध करे, वो उसी के साथ रहना चाहती थी, कन्हैया के साथ रहना चाहती थी क्योंकि वो एक बच्चा देने वाला था। फिर उसके मन में दिमाग में एक बात सोचता है कि सोचती है कि क्यों ना अपनी पति को इस रास्ते से हटा दिया जाए। वो कन्हैया से बात करती है कि ये बहुत ज़्यादा करोड़ों की संपत्ति का ये मालिक हो गया है, अगर इसकी हत्या हो जाए तो पूरा संपत्ति हमारा हो जाएगा और 2 बेटियां ही हैं और तुम एक बेटा दे दो, तुमसे एक बेटा मिल जाएगा जिससे कि हमारा परिवार पूरा हो जाएगा और हम लोग साथ में आराम से रह सकते हैं। जब ये प्लान बताती है उसको कन्हैया को तो उसको भी अच्छा लगता है। उसके 2 चेले रहते हैं, दोनों चेले को ये बात बताता है, उसको तैयार करता है अनिल चौधरी की कत्ल करने के लिए। फिर एक दिन रात को 13-14 जुलाई की रात को जब ये कहती कि आज कत्ल करना है तो अपने दोनों चेलों को चाकू दे देता है और चाकू देने के बाद वो लोग घर पर आते हैं तो जो पहले की प्लान तैयारी रहती है, घर का दरवाज़ा खुला रहता है और उसी रात को 10 बजे जो तनु चौधरी रहती है वो अपने पति को खाने में कुछ ऐसी दवा दे देती है जिससे कि वो थोड़ी अचेत अवस्था में हो जाता है, वो विरोध करने की हालत में नहीं रहता है।
इसके बाद दोनों लोग आते हैं, वहाँ उस पर वार कर देते हैं, इतना ज़्यादा वार करते हैं। जब वार करते हैं उसी समय उनकी बड़ी बेटी जो रहती है उनकी नींद खुल जाती है और ये देखकर अपने पापा के पास आती है और उसका विरोध करने लगती है, बचाव करने लगती है। और वो लोग जब तक वार करते हैं तब तक कि उनकी जान ना निकल जाए। वो सोचते हैं कि इसी मकसद से आए थे कि जब इनको मारना है तो मर ही जाए। और रिपोर्ट में भी ये आया था कि उनके शरीर पर लगभग 15 से 20 वार किए गए थे कि जब तक उसकी जान ना निकल जाए। और जब उसकी बेटी विरोध करती है तो इसी बीच एक का चाकू से उसी के हाथ में लग जाता है, एक कातिल का हाथ में लग जाता है जिसकी उसकी नस कट जाती है। और जब नस कट जाती है तो उन लोग भागने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है। जब कुछ दूर भागते हैं तो बेहोश होकर गिर जाता है, जो अमोद गुप्ता रहता है गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो मोहित सोचता है कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, उसको उसी हालत में छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद दोस्तों सुबह हो जाती है। जब लोग उसको अस्पताल में ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका होता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब इस घटना के बारे में लोगों पुलिस वालों को पता चलता है तो वो भी हैरान और परेशान हो जाता है। और इसी में एक की तो इसमें 2 लोगों की कत्ल भी हो चुकी होती है, जो कि एक अनिल चौधरी होता है उसका कत्ल हो जाता है और एक अमोद गुप्ता का भी मर्डर हो जाता है, वो भी मारा जाता है। और बाकी 3 लोग हिरासत में, पुलिस उसको हिरासत में लेके जेल भेज देती है, जो कि एक तनु चौधरी होती है, उसका जो एक प्रेमी होता है कन्हैया और उसका एक चेला होता है, वो भी तीनों को हिरासत में लेके जेल भेज देती है। बाकी 2 बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब उस पर ये सवाल उठता है कि आखिर इनकी परवरिश करेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा। और शायद वो लोग अपने दिमाग से निकल पाए। बड़ी होकर तो बेटियां सोचेंगी कैसी मेरी माँ थी कि अपने प्रेमी के खातिर अपने ही पति को मार डाली। ये बातें उनके दिमाग में हमेशा चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने को उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने परिवार का ख्याल कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।